Hi everyone, welcome to my channel Literature K Master, and in this video we are going to talk about the very famous tragedy of William Shakespeare, which is the tragedy of King Lear. ये शेक्सपियर की 4 फेमस ट्रेजेडीज में से एक है जो है हिमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो। तो हिमलेट और मैकबेथ को तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं और आज हम करेंगे किंग लियर को। सो बेसिकली ये स्टोरी है ब्रिटेन के एक बूढ़े राजा लियर की, जो अपने किंगडम को इवनली डिवाइड करना चाहता है इनटू हिज 3 डॉटर्स सो दैट ही कैन एंजॉय ओल्ड एज विदाउट एनी बर्डन। वो अपने बुढ़ापे को जीना चाहता है बिना किसी बोझ के। इसी वजह से वो अपने किंगडम को डिवाइड कर देता है अपनी 2 डॉटर्स में, जो लास्ट में उसे धोखा देती हैं। इस प्ले को हम डिटेल में करेंगे, बट उससे पहले हम जानेंगे इस प्ले के बारे में कि कब पब्लिश हुआ था, कब परफॉर्म किया गया था, और साथ ही करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, जो कि शॉर्ट में बोला जाता है किंग लियर। ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, एंड ये स्टोरी ली गई है ब्रिटेन के लीजेंड लियर से, जो कि एक माइथोलॉजिकल प्री रोमन कैल्टिक किंग है। इसका जोनरा है ट्रेजेडी, एंड ये लिखी गई थी इंग्लैंड में। ये परफॉर्म की गई थी 1604 से 1605 के बीच में, तभी शेक्सपियर ने इसे लिखा होगा। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था फर्स्ट फोलियो एडिशन 1623 को, और उसे पब्लिश कराया था जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल ने, जो कि 2 सीनियर मेंबर थे शेक्सपियर के एक्टिंग ट्रूप के। इस प्ले के प्रोटोगोनिस्ट की बात करें तो ब्रिटेन का किंग लियर इसका प्रोटोगोनिस्ट है। इसके जो एंटोगोनिस्ट है वो है किंग लियर की दोनों बड़ी बेटियां गोनरिल एंड रेगन। इसके साथ ही ग्लूकेस्टर का बास्टर्ड सन एडमंड भी इस प्ले का एंटोगोनिस्ट है। इस प्ले के सेटिंग टाइम की बात करें तो ये 8th सेंचुरी बीसी की कहानी है। इसका सेटिंग प्लेस है इंग्लैंड। इस प्ले में इंग्लैंड की वेरियस लोकेशंस को दिखाया गया है। इस प्ले की जो टोन है वो बहुत ही सीरियस है एंड ट्रेजिक है। अगर कहीं पर कॉमेडी हुई भी है तो वो यूनिफॉर्मली डार्क है। इस प्ले की थीम है जस्टिस, अथॉरिटी वर्सेस केओस, रिकंसिलिएशन एंड रिडेम्पशन। इस प्ले की थीम है न्याय, जिम्मेदारियों के प्रति अव्यवस्था, एंड इसमें बिछड़े हुए मिलते हैं, उनके मेल मिलाप होते हैं और बाद में उन्हें मुक्ति मिलती है। अब करेंगे इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को। किंग ऑफ ब्रिटेन, ये किंग लियर है जो कि ब्रिटेन के किंग हैं और इस प्ले के प्रोटोगोनिस्ट भी हैं। सेकंड है गोनरिल, जो कि किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है। रिगन, ये गोनरिल से छोटी और इनकी मिडिल डॉटर है। कोर्डेलिया, ये इनकी सबसे छोटी बेटी है। द फूल, ये अटेंडेंस है किंग लियर का। ये किंग लियर की कोर्ट में एक जेस्टर है। ड्यूक ऑफ एल्बनी, ये गोनरिल के हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, ये रीगन के हस्बैंड है। किंग ऑफ फ्रांस, ये शूटर हैं कोर्डेलिया के और बाद में ये कोर्डेलिया के हस्बैंड बनते हैं। ड्यूक ऑफ बर्गंडी, ये भी कोर्डेलिया का शूटर है। अर्ल ऑफ ग्लूकास्टर, ये किंग लियर के एक मिनिस्टर है जो कि ग्लूकास्टर के अर्ल हैं और साथ साथ ये किंग लियर के लिए लॉयल भी है। एडगर ग्लूकास्टर का बड़ा बेटा है। एडमंड, ये ग्लूकास्टर का इलेजिटिमेट सन है। अर्ल ऑफ कैंट, ये भी किंग लियर के मिनिस्टर हैं जो कि कैंट के एक अर्ल है और ये किंग लियर के लिए लॉयल है। ऑसवोल्ड, ये गोंडल का स्टीवर्ड है। डॉक्टर, ये अटेंड करता है कोर्डेलिया को। पूरन, ये ग्लूकास्टर का एक सर्वेंट है। ओल्ड मैन, ये है टेनेंट ऑफ ग्लूकास्टर। किंग लियर, द एजिंग किंग ऑफ ब्रिटेन, जो कि एक बूढ़े राजा हैं ब्रिटेन के एंड द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले, और इस प्ले के प्रोटोगोनिस्ट भी हैं। वो अपने किंगडम को डिवाइड कर देते हैं अपनी 2 बेटियों में, जो उनके साथ फ्लटर करती हैं, जो उनकी चापलूसी करती हैं, उनसे झूठ बोलती हैं कि वो उनसे बहुत ही प्यार करती हैं। वो उन्हें धोखा देती हैं और वो अपनी तीसरी बेटी, जो कि एक्चुअल में उन्हें प्यार करती है, उसे ये अपने किंगडम से निकाल देते हैं। गोनरिल, Lear's ruthless oldest daughter and the wife of the Duke of Albany. ये लियर की रूथलेस डॉटर है। ये वाइफ है ड्यूक ऑफ एल्बनी की। ये बहुत ही क्रूर है, ये जेलस है, ट्रीचरस है एंड इमोरल है। ये विश्वासघाती है और उसके साथ ही ये इमोरल भी है। आफ्टर प्रोफेसिंग हर डीप लव फॉर हर फादर, अपने पिता से प्यार का इजहार करने के बाद कि ये उनसे बहुत ही प्यार करती है, ये उन्हें धोखा देती है और यहाँ तक कि वो उन्हें मारने की साजिश भी रचती है। एल्बनी, ये हस्बैंड है गोनरिल के। ही इज गुड एट हार्ट, ये दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है एंड ये अपोज है गोनरिल, रीगन एंड कॉर्नवॉल के, जो उन लोगों ने क्रुएल्टी की है किंग लियर एंड ग्लूकेस्टर के साथ, ये उसके अगेंस्ट है।
रीगन, लियरस मिडिल डॉटर, ये लियर की मिडिल डॉटर है एंड द वाइफ ऑफ कॉर्नवॉल, ये कॉर्नवॉल की वाइफ है। रीगन इज एज रूथलेस एज गोनरिल, एज अग्रेसिव इन ऑल द सेम वेज, ये गोनरिल के जैसे ही रूथलेस है, उसी के जैसे ये अग्रेसिव भी है। इनफैक्ट इट इज डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ एनी क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम हर सिस्टर। इनफैक्ट ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि इसकी कोई भी क्वालिटी इसकी बड़ी बहन गोनरिल से अलग है, क्योंकि ये दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी ही हैं। कॉर्नवॉल, ये जो कॉर्नवॉल है ये हस्बैंड है लियर की डॉटर रीगन का। अनलाइक एल्बनी, ये एल्बनी का बिल्कुल अपोजिट है, वो एक अच्छे इंसान है तो ये बहुत ही क्रूअल है। कॉर्नवॉल इज डोमिनियरिंग, क्रूअल एंड वायलेंट, ये बहुत ही दबंग, बहुत ही क्रूर एंड बहुत ही वायलेंट इंसान है। एंड ही वर्क्स विद हिज वाइफ एंड सिस्टर इन लॉ गॉनरिल टू परसिक्यूट लियर एंड ग्लूकेस्टर, ये अपनी वाइफ रीगन एंड गॉनरिल के साथ मिलकर किंग लियर एंड ग्लूकेस्टर को सताने का काम करता है। नेक्स्ट है कोर्डेलिया, लियरस यंगेस्ट डॉटर, किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है एंड डिसोन्ड बाय हर फादर फॉर रिफ्यूजिंग टू फ्लैटर हिम, इसे डिसोन करते हैं किंग लियर क्योंकि ये उनकी फ्लैटरी करने से मना कर देती है। कोर्डेलिया इज हेल्ड इन एक्सट्रीमली हाई रिगार्ड बाय ऑल ऑफ द गुड कैरेक्टर्स इन द प्ले, इस प्ले के जो भी गुड कैरेक्टर्स हैं वो कोर्डेलिया की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। एंड द किंग ऑफ फ्रांस मैरिज हर फॉर द वर्च्यू अलोन, जो किंग ऑफ फ्रांस है वो कॉर्डेलिया से उसके गुणों के कारण ही उससे शादी करते हैं। ओवरलुकिंग हर लेक ऑफ डाउरी, बिना दहेज के शी रिमेन लॉयल टू लियर डिस्पाइट हिज क्रूअल्टी टुवर्ड हर, फॉरगिव हिम, वो किंग लियर के लिए लॉयल रहती है और उसकी क्रूअल्टी के बाद भी उसे माफ कर देती है। नेक्स्ट है फ्रांस, ये फ्रांस के किंग हैं एंड द मैन हु अल्टीमेटली अग्रीज टू मैरी कॉर्डेलिया, ये कॉर्डेलिया से शादी करते हैं एंड ही आल्सो सपोर्ट हिज वाइफ इन हर अटेम्प्ट टू सेव हर फादर फ्रॉम हर टू सिस्टर्स, एंड ये अपनी वाइफ कॉर्डेलिया को सपोर्ट भी करते हैं जब वो अपनी बहनों से अपने फादर को बचाने के लिए जाती है। नेक्स्ट है ड्यूक ऑफ बर्गेंडी, शूटर फॉर कॉर्डेलिया, ये भी कॉर्डेलिया का शूटर है जो कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता है बट वो कॉर्डेलिया को रिजेक्ट कर देता है जब उसे पता चलता है कि कॉर्डेलिया उसके लिए कोई भी दहेज नहीं ला रही है। ग्लूकेस्टर, a nobleman loyal to King Lear, whose rank Earl is below that of Duke, having father a bastard son, Edmund, ये जो ग्लूकेस्टर है ये नोबलमैन है किंग लियर की कोर्ट में, जिसकी जो रैंक है वो अर्ल की है जो ड्यूक से नीचे होती है, और ये फादर है एडमंड का जो कि इसका इलेजिटिमेट सन है। His fate is in many ways parallel to that of Lear. He misjudged which of his children to trust. ग्लूकेस्टर का फेट भी कई मायनों में किंग लियर के जैसा ही है, क्योंकि किंग लियर के जैसे ही ये भी गलत अनुमान लगाता है कि इसे किस बेटे पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। नेक्स्ट है एडमंड, ग्लूकेस्टरस यंगर इलेजिटिमेट सन, ये ग्लूकेस्टर का छोटा बेटा है जो कि इलेजिटिमेट है एंड एडमंड रिजेंट हिज स्टेटस एज अ बास्टर्ड, ये जो एडमंड है ये अपने स्टेटस से काफी नाराज है कि ये एक इलेजिटिमेट सन है, इसीलिए ग्लूकेस्टर के बड़े बेटे एडगर से ग्लूकेस्टर का टाइटल एंड पोजेशन छीनने की एक योजना बनाता है। नेक्स्ट वी हैव Edgar, Gloucester's older legitimate son. Edgar plays many different roles, starting out as a gullible fool easily tricked by his brother. ये जो एडगर है ये ग्लूकेस्टर का बड़ा बेटा है और ये उसका लेजिटिमेट सन है। एडगर ने इस प्ले में डिफरेंट रोल किए हैं। अगर हम उसे प्ले की बिगनिंग में देखते हैं तो एक सीधा साधा भोला भाला मूर्ख सा लड़का है जिसे उसका छोटा भाई इजीली धोखा दे देता है, बट देन assuming a disguise as a mad beggar to evade his father's men, देन हम उसे देखते हैं अपने फादर के भेजे हुए सैनिकों से बचने के लिए ही disguise himself as a mad beggar and finally appearing as an armor champion to avenge his brother's treason. एंड प्ले के फाइनल में हम उसे देखते हैं कि वो आता है अपने भाई से बदला लेने के लिए एक आर्मर चैंपियन के रूप में जिसने एक योद्धा की, एक नाइट की ड्रेस पहनी हुई है। नेक्स्ट वी हैव केंट,
A nobleman of the same rank as Gloucester who is loyal to King Lear. ये भी एक नोबलमैन है और इनकी रैंक भी ग्लूकेस्टर के जैसी ही है और ग्लूकेस्टर के जैसे ही ये भी किंग लियर के लिए लॉयल है. Kent spends most of the play disguised as a peasant, calling himself Keys और Caius. कैंट ने इस प्ले में अपना काफी टाइम एक पेजेंट मीन्स एक किसान के रूप में स्पेंड किया है और ये खुद को कहते हैं कीज या फिर केयस, क्योंकि किंग लियर ने इनसे नाराज होकर इन्हें अपने किंगडम से निकाल दिया है. बट ये किंग लियर को सर्व करना चाहते हैं, ये उनकी सेवा करना चाहते हैं. सो ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ पेजेंट जिसका नाम है कीज. नेक्स्ट वी हैव फूल. Lear is jester who uses double talk and seemingly frivolous songs to give Lear important advice. ये जो फूल है ये लियर का जेस्टर है जो यूज करता है डबल टॉक का एंड फ्रीवलेस सॉन्ग का. ये अपनी डबल टॉक एंड चीप से लगने वाले गीतों से किंग लियर को इम्पोर्टेंट एडवाइस देता है. उसकी चीप सी लगने वाली बातों में बहुत ही गहरा मीनिंग है क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जो फूल हैं वो एक्चुअल में फूल नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. नेक्स्ट है ओसवाल्ड, द स्टूवर्ड और चीफ सर्वेंट इन गोनरिलस हाउस. ओसवाल्ड ओबेज हिज मिस्ट्रेस कमांड्स एंड हेल्प्स हर इन हर कंस्पायर. ये जो ओसवाल्ड है ये स्टूवर्ड है गोनरिल का, ये उसका चीफ सर्वेंट भी है एंड ये अपनी मिस्ट्रेस की सारी बातें मानता है और ये उसकी हेल्प भी करता है उसकी सभी साजिशों में, सभी योजनाओं में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द समरी. एक्ट 1 सीन 1. तो ये प्ले स्टार्ट होता है कैंट एंड ग्लूकेस्टर के कॉन्वर्सेशन से जो किंग लियर की कोर्ट में है. यहाँ पर ग्लूकेस्टर कैंट को अपने इलेजिटिमेट सन एडमंड से मिलवाता है एंड ग्लूकेस्टर कहता है कि ऑल्दो एडमंड उसका इलेजिटिमेट सन है बट वो उसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो अपने बड़े बेटे एडगर को करता है. इसके बाद किंग लियर कोर्ट में एंटर करते हैं विद एल्वनी, कॉर्नवॉल एंड विद हिज 3 डॉटर्स गोनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया. किंग लियर ग्लूकेस्टर को अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया के शूटर्स जो कि फ्रांस एंड ड्यूक ऑफ बर्गेंडी है उनको लेने के लिए भेजते हैं और इसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि अब वो अपने किंगडम को डिवाइड कर देंगे इनटू 3 पार्ट्स बिकॉज वो अब बूढ़े हो चुके हैं और अब वो अपना सारा भार युवा कंधों पर रखना चाहते हैं जिससे कि वो अपनी ओल्ड एज को अच्छे से जी सकें विदाउट एनी बर्डन और बिना किसी बोझ के आसानी से मर सकें. बट द डिवीजन ऑफ किंगडम विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ईच डॉटर्स डिक्लेरेशन ऑफ लव फॉर द फादर बिफोर द कोर्ट. बट जो डिवीजन होगा वो इस बेसिस पर होगा कि कौन सी बेटी किंग लियर को सबसे ज्यादा प्यार करती है. इसके बाद किंग लियर अपनी तीनों बेटियों से ये बताने के लिए कहते हैं कि वो किंग लियर से कितना प्यार करती हैं. तो सबसे पहले उनकी बड़ी बेटी गोनरिल जोर देकर कहती है कि वो अपने पिता से अपनी लिबर्टी से भी अधिक प्यार करती है. मीन्स वो उन्हें इतना प्यार करती है कि उसके सामने उसकी लिबर्टी भी कुछ नहीं है और किंग लियर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है. किंग लियर उसके लिए सब कुछ है. देन किंग लियर अवॉर्डेड हिज 1/3 ऑफ हिज किंगडम. उसके बाद किंग लियर खुश होकर उसे अपने राज्य का 1/3 हिस्सा दे देते हैं और उसके बाद नंबर आता है रीगन का. तो रीगन कहती है कि वो किंग लियर से इतना प्यार करती है कि इतना प्यार तो गोनरिल भी नहीं करती. उसका प्यार उसके फादर के लिए गोनरिल से भी अधिक है. किंग लियर के प्यार के अलावा इस दुनिया में किसी भी चीज की उसे परवाह नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो. किंग लियर की ये जो दोनों बड़ी बेटियां हैं ये बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही झूठी है और काफी ग्रीडी है और यहाँ पर ये दोनों किंग लियर को मैनिपुलेट कर रही हैं, उसकी झूठी चापलूसी कर रही हैं. उसके बाद किंग लियर खुश होकर उसे 1/3 हिस्सा दे देते हैं. अब किंग लियर की सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया का टर्न आता है. देन शी आंसर ओनली नथिंग माय लॉर्ड, कुछ नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसका उसके फादर के लिए जो अफेक्शन है वो उसका एक पर्सनल रिलेशन है, जरूरी नहीं कि वो सभी को बताया जाए. कॉर्डेलिया अपने फादर के लिए अपने ट्रू लव को, डीप लव को एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज देयर हैज नॉट एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू लव. इसीलिए कॉर्डेलिया यहाँ पर नथिंग माय लॉर्ड बोलकर चुप हो जाती है. बट किंग लियर को विश्वास नहीं होता क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि कॉर्डेलिया उन्हें बहुत प्यार करती है,
इसीलिए किंग लियर उसे फोर्स करते हैं दूसरा आंसर देने के लिए। तब वो फोर्सफुली कहती है कि वो किंग लियर से उतना प्यार करती है जितना एक बेटी एक पिता को करती है, ना तो उससे अधिक और ना ही उससे कम। अब किंग लियर गुस्सा हो जाते हैं और वो कॉर्डेलिया को गलत समझकर वैनिश कर देते हैं, हमेशा के लिए त्याग देते हैं और उसे अपने किंगडम में से कुछ भी नहीं देते। इसके साथ ही वो अर्ल ऑफ कैंट को भी किंगडम से निकाल देते हैं क्योंकि कैंट ने कॉर्डेलिया का पक्ष लिया था एंड लियर को समझाने की कोशिश की थी, बट लियर कहाँ समझने वाले थे। ये जो कैंट का अर्ल है वो एक नोबेल मैन है जिसने कई सालों तक किंग लियर की सेवा की है। वो किंग के इस डिसीजन को नहीं मानता। लियर अपनी बड़ी बेटियों की चापलूसी को रिवॉर्ड देता है और कॉर्डेलिया की ईमानदारी को डिसओन करता है, जो सच में किंग लियर को प्यार करती है। किंग लियर कैंट को 6 दिनों के अंदर वहां से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद कैंट वहां से चला जाता है। अब ग्लूकेस्टर किंग ऑफ फ्रांस एंड ड्यूक ऑफ बर्गेंडी के साथ वहां आता है, जो कॉर्डेलिया से शादी करना चाहते थे। बट ड्यूक ऑफ बर्गेंडी कॉर्डेलिया से बिना दहेज के शादी करने को मना कर देता है कि इसे तो कुछ भी नहीं मिला है और बिना दहेज के शादी मैं इससे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बट किंग ऑफ फ्रांस कहता है कि कॉर्डेलिया की ईमानदारी ने उसके प्रति उसके प्रेम को और भी बढ़ा दिया है और वो कॉर्डेलिया से ही शादी करेगा क्योंकि उसे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए, ना कि डाउरी। किंग लियर कॉर्डेलिया एंड किंग ऑफ फ्रांस की जो मैरिज है उसे एक्सेप्ट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। कॉर्डेलियस के बाद गोनरिल एंड रीगन से विदा लेती है और कहती है कि वो जानती है कि वो क्या है, बट उसे उनसे उम्मीद है कि उन दोनों ने जो किंग लियर से कहा है वो उन चीजों पर खरी उतरेंगी। इसके बाद कॉर्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस के साथ वहां से चली जाती है और किंग लियर का किंगडम गोनरिल और रीगन में बांट दिया जाता है। और अब किंग लियर उन दोनों बेटियों में से अपने 100 नाइट्स के साथ बारी बारी से दोनों के साथ रहने की योजना बनाते हैं। इस प्ले में किंग लियर के प्लॉट के साथ साथ ग्लूकेस्टर का सब प्लॉट भी किंग लियर के पैरेलल चलता है, जिसमें ग्लूकेस्टर और उसके दोनों बेटों की कहानी है और आगे दोनों के कैरेक्टर्स आपस में मिल जाते हैं। एक्ट 1 सीन 2। एडमंड, जो ग्लूकेस्टर का इलेजिटिमेट सन है, वो अपने भाई एडगर का हिस्सा हड़पने के लिए एक चाल चलता है। वो एक नकली लेटर लाता है जो एडगर के नाम से है, जो एडमंड ने खुद लिखवाया है। इस पत्र में लिखा है कि एडगर अपने पिता ग्लूकेस्टर की हत्या की साजिश रच रहा है और जब ग्लूकेस्टर किंग लियर की कोर्ट से लौटता है तो एडमंड ग्लूकेस्टर को देखकर उस लेटर को जेब में छिपाने की एक्टिंग करता है। जब ग्लूकेस्टर पूछता है कि वह क्या छुपा रहा है तो एडमंड कहता है कि कुछ नहीं, बट ग्लूकेस्टर के बार बार कहने पर एडमंड हिचकिचाता हुआ ग्लूकेस्टर को लेटर दे देता है जो एडगर के नाम से एडमंड को लिखा गया है। लेटर में लिखा हुआ है कि ग्लूकेस्टर अत्याचारी है जिसने अपने बेटों को बड़ा होने पर भी अपना गुलाम बनाया हुआ है और अगर एडमंड ग्लूकेस्टर को निपटाने में एडगर का साथ देता है तो एडगर अपनी संपत्ति में से एडमंड को कुछ हिस्सा देगा। अब एडमंड ग्लूकेस्टर को और भी भड़काने के लिए कहता है कि एडगर अक्सर उससे ये कहता रहता है कि अब बेटे जवान हो गए हैं और ग्लूकेस्टर बूढ़ा हो चुका है। ग्लूकेस्टर को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और ग्लूकेस्टर वहां से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद एडमंड उसका मजाक उड़ाता है कि ये कितना मूर्ख है। इसके बाद एडगर आता है। एडमंड एडगर से कहता है कि क्या तुम जानते हो तुमने ग्लूकेस्टर को कैसे नाराज किया है। वो तुम पर बहुत ही गुस्सा है जो तुमने उनके लिए लेटर में लिखा है। बट एडगर कहता है कि मैंने तो कोई लेटर नहीं लिखा, मे भी किसी विलेन ने मेरे साथ गलत किया है। तो एडमंड कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक के लिए एडगर को कहीं छुप जाना चाहिए और एडमंड एडगर से अपने रूम में छिपने के लिए कहता है। एडगर के वहां से जाने के बाद एडमंड ग्लूकेस्टर और एडगर दोनों पर हंसता है कि ये दोनों कितने मूर्ख हैं, मैंने इन्हें कितनी इजीली धोखा दे दिया है। Act 1, Scene 3. Lear is spending the first portion of his retirement at Gondrel's castle with his 100 knights. But Gondrel King Lear से खुश नहीं है। गोनरिल अपने स्टूवर्ड ओसवाल्ड से कंप्लेन करती है कि किंग लियर के जो सैनिक हैं वो अब काफी दंगाई हो रहे हैं, वो अब काफी परेशान करते हैं और गोनरिल किंग लियर को भी पसंद नहीं करती।
तो गोनरिल अपने नौकरों से कहती है कि लियर के जो नाइट्स हैं उनके साथ रूडली बिहेव करो, उनकी बातें मत मानो, उन्हें इग्नोर करो जिससे कि किंग लियर यहाँ से जल्दी चले जाए। नेक्स्ट है एक्ट 1 सीन 4 में कैंट डिस्गाइज हिमसेल्फ इन अ पेजेंट जिसका नाम केयस है। वो केयस के वेश में किंग लियर के पास आता है और किंग लियर उसे पहचान नहीं पाते और वो कैंट को अपने साथ रख लेते हैं। किंग लियर ओसवाल्ड को बुलाते हैं बट नाउ ही इज इग्नोरिंग किंग लियर बिकॉज गोनरिल का आदेश है। जब किंग लियर अपने नाइट को गोनरिल के पास भेजते हैं कि अब गोनरिल के सर्वेंट किंग लियर की बात नहीं सुनते हैं तो गोनरिल बीमारी का बहाना बना देती है और किंग लियर से मिलने से मना कर देती है। अब गोनरिल के घर पर कोई भी किंग लियर की बात नहीं मानता है। किंग लियर अपने फूल को बुलवाते हैं। किंग लियर का फूल अब कॉर्डेलिया के फ्रांस जाने के बाद से दुखी रहने लगा है। किंग लियर फिर ओसवाल्ड को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तब ओसवाल्ड कहता है कि तुम मेरे लिए कोई भी किंग नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी मालकिन के पिता हो। किंग लियर ये सुनकर अब और भी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि किंग लियर चाहते हैं कि ओसवाल्ड एक्सेप्ट करे कि लियर फॉर्मर किंग है। गोनरिल के घर में अब किंग लियर का अपमान होने लगा है। किंग लियर का जेस्टर फूल किंग के पास आता है और किंग से अपनी टोपी पहनने के लिए कहता है और किंग लियर को चिढ़ाता है। तो किंग लियर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे फूल कह रहे हो। तो फूल कहता है कि मेरा तो नाम फूल है, मैं कोर्ट में हंसाने का काम करता हूँ बट एक्चुअल में तो तुम फूल हो। तुमने अपने सारी पावर, अपनी सारी उपाधियां, अपने सारे अधिकार अपने जीते जी अपनी बेटियों को दे दिए बिना सोचे समझे। फूल आगे कहता है कि तुम्हारा मूल्य तो शायद मुझसे भी कम है। मैं एक फूल बनने के बजाय सब कुछ बनना पसंद करूंगा बट मैं तुम नहीं बनना चाहूंगा। मैं कम से कम कोर्ट में एक फूल तो हूँ बट तुम तो कुछ भी नहीं हो। अब गोनरिल लियर के पास आती है और वो किंग लियर पर भड़क जाती है और अपने घर की शांति को भंग करने के लिए लियर और उनके नाइट्स को बहुत ही बुरा भला कहती है। वो किंग के साथ बहुत ही क्रूरता से पेश आती है, वो बहुत ही रूथलेस लड़की है। गोनरिल लियर को डांटती है और कहती है कि तुम्हें अपने नाइट्स की संख्या कम कर देनी चाहिए क्योंकि अब तुम राजा नहीं हो, तुम सिर्फ एक बूढ़े आदमी हो। किंग लियर को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गोनरिल को शाप देते हैं, उसे कोसते हैं कि भगवान तुम्हें भी ऐसे ही बच्चे दे तो तुम्हें पता चलेगा कि अनग्रेटफुल बच्चे कैसे होते हैं। अब लियर गोनरिल का घर छोड़ देते हैं और अपने 100 नाइट्स के साथ अपनी दूसरी बेटी रीगन के घर जाने की तैयारी करते हैं और उन्हें विश्वास है कि जो रीगन है वो उनकी एक अच्छी बेटी है। और लियर चिल्लाकर कहते हैं कि जब रीगन को पता चलेगा ना कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है तो वो तुम्हारी चमड़े की खाल निकाल देगी। गोनरिल रीगन के लिए एक पत्र लिखती है और अपने स्टूवर्ड ओसवाल्ड से उस लेटर को रीगन के पास पहुंचाने के लिए कहती है। एक्ट 1 सीन 5 में गोनरिल के महल के बाहर लियर कैंट को तुरंत रीगन के पास जाने को कहते हैं और उसे एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा है कि गोनरिल ने किंग लियर को कैसे ट्रीट किया है और वो कहते हैं कि अब वो रीगन के साथ रहेंगे। कैंट लियर को विश्वास दिलाता है कि जब तक वो लियर का मैसेज रीगन तक नहीं पहुंचाएगा तब तक वो नहीं सोएगा। जल्द ही किंग लियर रीगन के महल की ओर जाने की तैयारी करते हैं। एक्ट 2 सीन 1 में ग्लूकेस्टर की कोर्ट में ग्लूकेस्टर का सर्वेंट कुरन एडमंड को बताता है कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल एंड ड्यूक ऑफ एल्बनी के बीच कुछ इश्यूज हैं। उन दोनों में वॉर होने वाला है और आज रात कॉर्नवाल रीगन के साथ ग्लूकेस्टर के महल में ठहरने के लिए आने वाले हैं। एडमंड इस सिचुएशन का फायदा उठाने का सोचता है और अब एडमंड एडगर से, जहां वो छिपा हुआ है, वहां से बाहर आने के लिए कहता है। एडमंड एडगर से कहता है कि ग्लूकेस्टर को पता लग गया है कि वो अब तक कहाँ छिपा हुआ है, इसीलिए अब एडमंड को एडगर के लिए डर लग रहा है और साथ ही कॉर्नवॉल भी एडगर को ढूंढ रहा है। वो पूछता है कि क्या तुमने कॉर्नवॉल के अगेंस्ट भी कुछ बोला है। तो एडगर कहता है नहीं। तभी ग्लूकेस्टर के आने की आवाज आती है। एडमंड
एडगर को फिर से डरा के भगा देता है। ग्लूकेस्टर एडगर के पीछे अपने सोल्जर्स को भेजता है और एडमंड से पूछताछ करता है। तो एडमंड ग्लूकेस्टर से कहता है कि एडगर ने फिर से उससे ग्लूकेस्टर को मारने के लिए कहा, बट उसने उससे मना कर दिया। तो एडगर को गुस्सा आया और उसने फिर से एडमंड पर हमला कर दिया। अब कॉर्नवॉल एंड रीगन भी वहां पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहां पर क्या हुआ है। एडमंड चालाकी से खुद को हीरो और एडगर को विलेन दिखाता है। कॉर्नवॉल एडमंड से बहुत ही खुश होता है और वो उसे अपनी सेवा में रख लेता है। रीगन ग्लूकेस्टर को वहां आने का रीजन बताती है कि किंग लियर और गोनरिल के बीच में जो हुआ है, और कहती है कि मामले को संभालने के लिए वो घर पर नहीं रुकी क्योंकि अब रीगन नहीं चाहती कि किंग लियर उसके पास रुके, तो वो इसीलिए अपना घर छोड़कर ग्लूकेस्टर के पास भाग आई है। ग्लूकेस्टर के महल के बाहर कैंट और ओसवाल्ड एक दूसरे से टकराते हैं, जो अपने अपने लेटर्स के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं जो वो रीगन के लिए लाए हैं। कैंट तो लाया है किंग लियर का लेटर एंड ओसवाल्ड लाया है कॉर्नल का लेटर। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। एक्ट 2 सीन 3 में बेचारा एडगर अपने फादर के भेजे हुए सोल्जर से बचने के लिए एक खोखले पेड़ के अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि अब उसके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसने एक पागल भिखारी का रूप बना लिया है। एक्ट 2 सीन 4 में किंग लियर अपने फूल एंड एक जेंटलमैन के साथ ग्लूकेस्टर के महल में रीगन को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, क्योंकि रीगन लियर को घर पर नहीं मिलती है। ग्लूकेस्टर रीगन एंड कॉर्नवॉल को लियर के आने की सूचना देता है, बट रीगन अपने फादर से मिलने से मना कर देती है। लेकिन ग्लूकेस्टर रीगन एंड कॉर्नवॉल को समझाता है तो वो लियर से मिलते हैं। किंग लियर रीगन से गोंडल की शिकायत करते हैं, बट रीगन किंग लियर की साइड नहीं लेती और रीगन किंग लियर से कहती है कि सर, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको ऐसे इंसान के पास रहना चाहिए जो आपको समझ सके। और वो लियर को गोंडल के पास लौटने के लिए कहती है और गोंडल से माफी मांगने के लिए कहती है। कॉर्नवॉल भी रीगन के साथ ही किंग लियर को फटकार लगाता है, उनको डांटता है। किंग लियर को तो विश्वास ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अपनी उम्र के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो बोझ है। वहां गोनरिल भी आती है और लियर की गलतियां बताती है। रीगन लियर से कहती है कि वो गोनरिल की शर्तों को मान ले और अपने 100 नाइट्स में से 50 नाइट्स को कम कर दे। किंग लियर कहते हैं कि वो भेड़ियों और उल्लू के साथ रहना पसंद करेंगे, बट वो गोनरिल के साथ नहीं रहेंगे। गोनरिल भी कहती है कि जैसी आपकी मर्जी। लियर कहते हैं कि वो अपने 100 नाइट्स के साथ रीगन के साथ रहेंगे, बट रीगन बोलती है कि उसे लगता है कि उसके घर पर 50 नाइट्स भी रखना सही नहीं है, वो तो सिर्फ 25 ही रखने देगी। तब किंग लियर कहते हैं कि दुष्ट लोग तो फिर भी अच्छे लगते हैं अगर दूसरे लोग उनसे भी ज्यादा दुष्ट मिल जाएं, और वो फिर से गोनरिल के साथ 50 नाइट्स के साथ रहने को कहते हैं। बट अब गोनरिल कहती है कि उसे समझ में नहीं आता कि लियर को 50, 25, 10 या 5 नाइट्स की जरूरत ही क्यों है। रीगन कहती है कि लियर को तो एक की भी जरूरत नहीं है। अब लियर बहुत ही दुखी होते हैं और ईश्वर से न्याय की भीख मांगते हैं, और लियर कहते हैं कि वो इन डायनों से बदला लेंगे। और लियर गुस्से में कैंट और अपने फूल के साथ वहां से बाहर निकल जाते हैं। ग्लूकेस्टर उनका पीछा करता है। तूफान शुरू हो जाता है। लियर पागलों की तरह भागने लगता है। कैंट उसका पीछा करता है, बट गोनरिल और रीगन लियर को घर से बाहर निकालकर उसे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में फेंककर बहुत खुश हैं। अपने पिता के साथ पशुओं के जैसा व्यवहार करती हैं। ग्लूकेस्टर गोनरिल और रीगन को बहुत समझाता है। वो कहता है कि बाहर बहुत तूफान चल रहा है और मीलों तक उनके रहने की कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पिता बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। बट रीगन कहती है कि किंग लियर जो भी कष्ट झेल रहे हैं वो उनके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। और कॉर्नवॉल ग्लूकेस्टर से महल के दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। एक्ट 3 सीन 1 में कैंट लियर को ढूंढ रहा है क्योंकि किंग लियर पागल हो चुके हैं और वो पागलपन में इधर उधर भाग रहे हैं। तो कैंट को एक जेंटलमैन मिलता है। वो कैंट को बताता है कि लियर को उसने तूफान में उस तरफ जाते हुए देखा है जहाँ भयंकर जानवर जैसे कि भालू, भेड़िया छिपे हुए हैं और उनके साथ सिर्फ उनका फूल है। कैंट जेंटलमैन से डॉवर जाने की रिक्वेस्ट करता है जहाँ कॉर्डेलिया है,
और किंग लियर के साथ क्या हुआ है ये भी बताने के लिए कहता है। कैंट जेंटलमैन को अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं बताता, वो उसे सिर्फ अपना पर्स देता है जिसमें एक रिंग है। वो उस रिंग को कॉर्डेलिया को दिखाने के लिए कहता है, जिसे देखकर कॉर्डेलिया उसे पहचान लेगी। एक्ट 3 सीन 2 में कैंट को लियर मिलता है। वो लियर को लेकर एक झोपड़ी की तरफ ले जाने लगता है। झोपड़ी के पास जाकर किंग लियर कहते हैं कि हमारी जरूरतों की कला भी अजीब है, जो घटिया चीजों को भी कीमती बनाती है। मीन्स हमारी जरूरतें चीजों को चीप या फिर एक्सपेंसिव बनाती है। आज ये छोटी सी झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं है। एक्ट 3 सीन 3 में क्लूकेस्टर एडमंड को बताता है कि कॉर्नवॉल और एल्बनी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका फायदा कोर्डेलिया की फ्रेंच आर्मी को होगा। कोर्डेलिया को लेटर भेज दिया गया है। शायद वो जल्दी ही अपनी फ्रांसीसी आर्मी को लेकर आएगी और गोनरिल एंड रीगन को नष्ट कर देगी और फिर से इंग्लैंड में न्याय की स्थापना करेगी। ग्लूकेस्टर एडमंड से ये बात किसी को नहीं बताने के लिए कहता है और फिर लियर की हेल्प करने के लिए वहां से चुपके से निकल जाता है। एक्ट 3 सीन 4 में लियर, कैंट एंड फूल एक हट में पहुंचते हैं। फूल जैसे ही हट के अंदर जाता है तो फूल वापस बाहर निकलता है और बताता है कि हट के अंदर में भी कोई सोल है जिसका नाम टॉम है। फिर एडगर वहां से पागलों की तरह बाहर निकलता है। उसके बाद वहां पर ग्लूकेस्टर भी मशाल लेकर आता है। वो एडगर को नहीं पहचान पाता क्योंकि यहाँ पर एडगर ने अपना रूप बदला हुआ है। ग्लूकेस्टर एडगर, फूल, लियर एंड कैंट को एक घर में ले जाता है। एक्ट 3 सीन 5 में एडमंड कॉर्नवॉल से मिलता है और ग्लूकेस्टर का दिया हुआ लेटर कॉर्नवॉल को दिखाता है, जिसमें फ्रेंच आर्मी के अटैक करने की न्यूज है। अब कॉर्नवॉल एडमंड से बहुत ही खुश होता है और उसे अर्ल ऑफ ग्लूकेस्टर बना देता है और उसके पिता ग्लूकेस्टर को ढूंढने के लिए अपने सोल्जर्स को भेजता है, क्योंकि अब वो ग्लूकेस्टर को देशद्रोह करने के लिए सजा देगा। एक्ट 3 सीन 6 में ग्लूकेस्टर कैंट को बताता है कि उसे लियर के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चला है। रिगन, गोनिल एंड कॉर्नवॉल ने किंग लियर को मारने की प्लानिंग की है। इसीलिए ग्लूकेस्टर ने लियर को चुपके से एक डस्टबिन में डॉवर ले जाने का अरेंजमेंट किया है। एक्ट 3 सीन 7 में कॉर्नवॉल, रिगन, गोनिल एंड एडमंड आते हैं। कॉर्नवॉल गोनिल को बताता है कि फ्रेंच की आर्मी बैटलफील्ड में आ चुकी है। वो गोनिल से एल्बनी को भेजने के लिए कहता है कि वो अपने पर्सनल मैटर्स को साइड में रखकर फ्रेंच आर्मी से लड़ने के लिए उनका साथ दे, अपने कंट्री को बचाने के लिए। ओसवाल्ड वहां आता है। वो कॉर्नवॉल को बताता है कि ग्लूकेस्टर ने लियर की डॉवर भेजने में हेल्प की है। तभी वहां पर ग्लूकेस्टर आता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके नालायक बेटे ने उसके सीक्रेट को डिस्क्लोज किया है। ग्लूकेस्टर के वहां पर आने पर कॉर्नवॉल एंड रीगन उस पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं और कॉर्नवॉल ग्लूकेस्टर को खंबे से बांध देता है और वो उसकी एक आंख निकाल लेता है। जब वो उसकी दूसरी आंख निकालने वाला होता है, तभी एक नौकर बीच में बोलता है। वो कॉर्नवॉल से रिक्वेस्ट करता है कि वो ग्लूकेस्टर को छोड़ दे, उसके साथ ऐसा ना करे। कॉर्नवॉल को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है कि एक नौकर उसे बीच में रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इसीलिए वो अपनी तलवार निकालता है और नौकर से लड़ता है। दोनों में लड़ाई होती है एंड कॉर्नवॉल काफी इंजर्ड हो जाता है। तभी रीगन दूसरे नौकर से तलवार निकालकर पहले नौकर की पीठ में घोंप देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कॉर्नवॉल ग्लूकेस्टर की दूसरी आंख भी निकाल लेता है। अब अंधा होकर बेचारा ग्लूकेस्टर अपने छोटे बेटे एडमंड को हेल्प के लिए पुकारता है। तब रीगन ग्लूकेस्टर को बताती है कि एडमंड उससे नफरत करता है और एडमंड ने ही उसे धोखा दिया है। अब ग्लूकेस्टर को एहसास होता है अपनी गलती का, कि एडमंड ने एडगर के बारे में उसे गलत बताकर गुमराह किया है और अब ग्लूकेस्टर भगवान से माफी मांगता है। घायल कॉर्नवॉल एंड रीगन वहां से चले जाते हैं। वो नौकरों को आदेश देते हैं कि वो ग्लूकेस्टर को बाहर फेंक दे। उसके कुछ टाइम बाद काफी इंजर्ड होने की वजह से कॉर्नवॉल की भी डेथ हो जाती है। एक्ट 4 सीन 1 में
एडगर, जो एक गरीब पागल आदमी के वेश में रहता है, वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके पिता ग्लूकेस्टर को रास्ता दिखा रहा है। इसे देखकर एडगर काफी कंफ्यूज होता है कि ये क्या हो रहा है। तो ग्लूकेस्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो उसे छोड़ दे क्योंकि वो मरना चाहता है, और वो कहता है कि वो मरने से पहले अपने बड़े बेटे एडगर को देखना चाहता है। बूढ़ा आदमी एडगर को देखता है और ग्लूकेस्टर को बताता है कि उन्हें पुअर टॉम मिल गया है। ग्लूकेस्टर को याद आता है कि उसने लास्ट नाइट एक पागल भिखारी को देखा था। ग्लूकेस्टर अभी भी नहीं जानता कि ये जो पागल साथी है, उसके पास ढंग से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, वो उसका बेटा एडगर है। ग्लूकेस्टर पुअर टॉम के लिए उस जेंटलमैन से कपड़े लाने के लिए कहता है। एडगर कपड़े पहनता है। ग्लूकेस्टर पुअर टॉम को अपने पर्स में रखे हुए सारे पैसे देता है और उससे कहता है कि वो उसे डॉवर की चट्टानों पर ले जाए, जिससे कि वो वहां से कूदकर सुसाइड कर सके। एक्ट 4 सीन 2। अब एडमंड अर्ल ऑफ ग्लूकेस्टर है। गोनरिल एडमंड के साथ अपने महल में पहुंचती है। वहां पर ड्यूक ऑफ एल्बनी गोनरिल की बहुत ही आलोचना करता है, वो उससे बहुत ही झगड़ा करता है। वो उससे कहता है कि उसने जो अपने पिता के साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है। वो गोनरिल को एक डेविल कहता है। वो उसे कहता है कि अगर वो एक वुमेन नहीं होती तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। एक नौकर एल्बनी को ग्लूकेस्टर के अंधे होने की न्यूज देता है और वो उसके साथ ही ये भी बताता है कि कॉर्नवॉल की भी डेथ इंजर्ड होने की वजह से हो गई है। एल्बनी ग्लूकेस्टर के लिए बहुत ही दुखी होता है और अब कॉर्नवॉल को चिंता है कि कॉर्नवॉल की डेथ के बाद रीगन एडमंड को उससे छीन लेगी, क्योंकि अब दोनों बहनें एडमंड को पसंद करती हैं। एक्ट 4 सीन 3 में फ्रेंच आर्मी बैटल फील्ड में आ चुकी है। कैंट जेंटलमैन से पूछता है कि जब कोर्डेलिया को अपने फादर लियर के बारे में पता चला था तो उसका क्या रिएक्शन था। जेंटलमैन कैंट से कहता है जब कोर्डेलिया ने लेटर को पढ़ा था तो वो क्रोध में भर गई थी और अपने पिता के लिए उसे बहुत ही दुख हुआ था। वो बहुत रोई थी। एक्ट 4 सीन 4 में कोर्डेलिया अपने पिता को ढूंढने के लिए 100 सोल्जर्स और डॉक्टर भेजती है, क्योंकि उसे पता चला है कि लिया पागल हो गए हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। एक्ट 4 सीन 5 में ग्लूकेस्टर के महल में रीगन को ओसवाल्ड मिलता है, जो गोनरिल का एक लेटर एडमंड को देने के लिए आया है। रीगन ओसवाल्ड से गोनरिल का लेटर मांगती है पढ़ने के लिए, बट ओसवाल्ड मना कर देता है। तो रीगन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ओसवाल्ड से कहती है कि गोनरिल से जाकर ये कहे कि कॉर्नवॉल अब मर चुका है और एडमंड ने रीगन से शादी करने के लिए कहा है, इसीलिए अब गोनरिल एडमंड का पीछा छोड़ दे। रीगन ओसवाल्ड से ग्लूकेस्टर को मारने के लिए कहती है। ओसवाल्ड कहता है कि अगर रास्ते में वो उसे मिल गया तो वो उसे मार देगा। एक्ट 4 सीन 6 में ग्लूकेस्टर के कहने पर एडगर उसे एक खड़ी चट्टान पर ले जाने का नाटक करता है, जबकि एक्चुअल में वो उसे प्लेन जमीन पर ले जाता है। ग्लूकेस्टर को लगता है कि वो चट्टान के किनारे खड़ा है और वो ईश्वर को याद करके छलांग लगाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। एडगर अब ग्लूकेस्टर के पास जाता है और ग्लूकेस्टर से कहता है कि ईश्वर ने तुम्हें बचाया है, वो नहीं चाहते कि तुम अभी मरो। पागलों की तरह भटकता हुआ लियर भी वहां आ जाता है। लियर की आवाज सुनकर ग्लूकेस्टर उसे पहचानता है और उसे पुकारता है। वहां कोर्डेलिया के सैनिकों का ग्रुप भी आता है। वो लियर को देखकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, बट लियर वहां से फिर से भाग जाता है। सैनिक उसका पीछा करते हैं। अब वहां पर ओसवाल्ड आता है और ग्लूकेस्टर को देखकर खुश हो जाता है, जिसे मारने का आदेश रीगन ने उसे दिया है। वो उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन एडगर उसे पकड़ लेता है। ओसवाल्ड उसे नहीं पहचान पाता और उसे पीछे हटने के लिए कहता है, बट एडगर ओसवाल्ड को मार देता है। मरने से पहले ओसवाल्ड एडगर को एक लेटर देता है और उसे ग्लूकेस्टर के नए अर्ल एडमंड को देने के लिए कहता है, क्योंकि ओसवाल्ड नहीं जानता कि ये जो किसान है ये एडमंड का भाई एडगर है। अब एडगर ओसवाल्ड का लेटर खोलता है, उसे पढ़ता है, जो गोनरिल ने एडमंड के लिए लिखा है, जिसमें एल्बनी का मर्डर करके उससे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की है। एडगर ये लेटर ड्यूक ऑफ एल्बनी को देने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है
और उन्हें अपने बारे में बताता है। ग्लूकेस्टर एडगर से मिलकर खुश हो जाता है। एक्ट 4 सीन 7 में फ्रांसीसी कैंप में किंग लियर सोल्जर्स को मिल चुके हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कॉर्डिलिया कैंट का धन्यवाद देती है। लियर होश में आते हैं, कॉर्डिलिया से मिलते हैं। ओल्दो लियर अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अभी भी अपने परफेक्ट माइंड में नहीं है। कॉर्डिलिया लियर को अपने साथ ले जाती है, उनके साथ टहलती है और उसने अपने पिता को उनकी गलती के लिए माफ कर दिया है और वो लियर से सब कुछ भूलने के लिए कहती है। एक्ट 5 सीन 1 एडमंड एंड रीगन लीडिंग द ब्रिटिश आर्मी। एडमंड एक मैसेंजर को एल्बनी के पास भेजता है ये कंफर्म करने के लिए कि एल्बनी की आर्मी उनके साथ है या नहीं। तो एल्बनी एडमंड से कहता है कि वो उनका साथ सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो फ्रांसीसी आर्मी से अपने कंट्री को बचाना चाहता है। उन्होंने लियर और ग्लूकेस्टर के साथ जो भी किया है उसके लिए एल्बनी उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। जब एल्बनी अकेला होता है तब भिखारी के वेश में एडगर एल्बनी के पास आता है और गोनेल का लिखा हुआ लेटर जो उसने एडमंड को लिखा था उसे एडगर एल्बनी को देता है। एडगर एल्बनी से कहता है कि वो बैटल में जाने से पहले एक बार इस लेटर को पढ़ ले और अगर बैटल में ब्रिटिश आर्मी जीतती है तो उसे एक हेरोल्ड ट्रम्पेट बजानी होगी और उसके बाद एडगर फिर से दिखाई देगा। एक्ट 5 सीन 2 में फ्रेंच आर्मी हार जाती है। कॉर्डिलिया एंड लियर को बंदी बना लिया जाता है, उन्हें जेल में ले जाया जाता है। जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं एडमंड एक कैप्टन को बुलाता है, वो उसे कॉर्डिलिया और किंग लियर को मारने के इंस्ट्रक्शंस देता है। एडमंड उससे कहता है कि अगर वो कॉर्डिलिया और किंग लियर को मारेगा तो एडमंड उसे अच्छा रिवॉर्ड देगा। एल्बनी, गोनरेल एंड रीगन एंड अदर सोल्जर्स इकट्ठा होते हैं। एल्बनी लियर और कॉर्डिलिया को अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं जिससे कि वो दोनों वहां पर सुरक्षित रहे क्योंकि एल्बनी को किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो एडमंड उनसे कहता है कि उन दोनों को तो यहाँ से बहुत पहले ही भेज दिया गया है। रीगन एंड गोनरिल दोनों एडमंड के लिए लड़ती हैं, झगड़ा करती हैं क्योंकि वो दोनों ही एडमंड के लिए पागल हैं। वो दोनों उससे शादी करना चाहती हैं। एल्बनी इन सभी को बीच में रोकते हैं और घोषणा करते हैं कि वो एडमंड एंड रीगन को देशद्रोह के रूप में गिरफ्तार कर रहे हैं। जब ये सब चल रहा था तो रीगन की जो तबीयत है वो थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगती है क्योंकि गोनरिल ने जेलसी के कारण उसे जहर दे दिया है। एडमंड एक्सेप्ट करता है कि उसने देशद्रोह किया है। एल्बनी अपने शोल्डर्स से हेरोल्ड ट्रम्पेट बजाने के लिए कहते हैं और हेरोल्ड एक घोषणा पत्र पढ़ता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को यह घोषणा करने के लिए कहा जाता है कि एडमंड एक गद्दार है। वो 3 बार ट्रम्पेट बजाता है। जब तीसरी बार ट्रम्पेट बजता है तो एडगर हथियार बंद होकर अपना चेहरा ढककर एंट्री करता है। वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताता और वो कहता है कि वो एडमंड को गद्दार साबित करने के लिए उससे लड़ेगा। एडमंड एंड एडगर दोनों आपस में लड़ते हैं जिसमें कि एडमंड घायल हो जाता है जिससे गोनरेल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इस कॉम्बैट को बीच में रोकने के लिए कहती है। बट एल्बनी गोनरेल को उसका लिखा हुआ लेटर उसे दिखाते हैं जिसमें एल्बनी के खिलाफ गोनरेल ने साजिश रची है। गोनरेल वहां से गुस्से में बाहर चली जाती है। एडमंड के गिरने पर अब एडगर अपनी पहचान बताता है। वो बताता है कि वो ग्लूकेस्टर का बड़ा बेटा एडगर है और ग्लूकेस्टर की डेथ हो गई है। वो बताता है कि जब ग्लूकेस्टर को उसने अपने बारे में बताया था तो खुशी और दुख दोनों चीजों को एक साथ वो सहन नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई। तभी पता चलता है कि गोनरेल ने भी सुसाइड कर लिया है और उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने रीगन को जहर दिया था। मरते हुए एडमंड से एल्बनी पूछते हैं कि कॉर्डिलिया एंड लियर कहाँ हैं। तब एडमंड कहता है कि वो मरने से पहले कुछ अच्छा काम करेगा। वो कहता है कि अगर उन्हें बचाना है तो जल्दी से किसी को भेजो क्योंकि उसने उन दोनों को मारने का ऑर्डर दिया हुआ है। उसने कॉर्डिलिया को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया हुआ है। बट अब बहुत ही देर हो चुकी थी। जब वो सभी वहां पर पहुंचते हैं तो किंग लियर कॉर्डिलिया की बॉडी को अपनी बाहों में लेकर रोते हुए मिलते हैं। ये देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं और एल्बनी घोषणा करते हैं कि जब तक किंग लियर जीवित हैं तब तक वो उनको उनकी सारी पावर्स, उनके राइट्स उनको देते हैं। जब तक किंग लियर जिंदा रहेंगे तब तक वो ब्रिटेन पर शासन करेंगे। बट लियर कॉर्डिलिया के दुख में फिर से पागल हो गए हैं। वो रोते रोते बेहोश हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है।
अब एल्बनी कैंट और एडगर से कहते हैं कि वो दोनों ब्रिटेन पर शासन करें, उसे संभालें, बट कैंट कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अब अपने मालिक की सेवा में जाने के लिए सुसाइड करना पड़ेगा। उसके कुछ देर बाद ही प्ले हो जाता है एंड। आई होप आपने इस प्ले को एंजॉय किया होगा, और अगर आपके लिए ये यूजफुल रहा है तो उसके लिए इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।